बेसिकली अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। जैसे सोचिए पाषाण युग, सिंधु घाटी, सभ्यता, वैदिक युग, जंग, ये हमारे टॉपिक्स हैं। और इसी क्रम में प्राचीन भारत में कला और संस्कृति, फिर मध्यकालीन भारत यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसे कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट कर लें। अभी हमारे पास लगभग 10 घंटे का एवरेज टाइम है, तो हो सकता है कंप्लीट देखते हैं अच्छे से। पाषाण युग है ना, पाषाण युग प्रौद्योगिकी, प्रागैतिहासिक, सांस्कृतिक चरण और मानव विकास का युग था। इस युग की विशेषता पत्थर के औजारों का निर्माण और उसका उपयोग था। इसकी शुरुआत लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कई लाख वर्ष पूर्व से लोग नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों एवं जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे पशुओं का आखेट भी करते थे, शिकार भी करते थे। पाषाण युग के लोग कहाँ रहते थे? भारतीय उपमहाद्वीप के लोग काफी समय से नर्मदा नदी पाषाण युग के लोग कहाँ रहते थे? पाषाण युग माने होता है एक एरा, एक काल। और पाषाण मतलब होता है पत्थर। पत्थर से संबंधित चीजों का एक बोलबाला रहा होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, पाषाण युग के लोग कहाँ रहते थे? भारतीय उपमहाद्वीप में लोग काफी समय से नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि नदियों के किनारे हुई सभ्यताएं या लोग क्यों रहते हैं? ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है कि नर्मदा नदी के किनारे ही क्यों रहते थे। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों की कृषि आरंभ की। लोगों ने भेड़, बकरियां और मवेशी जैसे पशुओं को भी पालना शुरू किया। हम गांव में रहने लगे। कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ वे हैं विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया। लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए। बाद में लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटों पर शहरों का विकास हुआ। प्राचीन काल में लोग यात्रा क्यों करते थे? प्रश्न। सिंपल सी बात है, प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या सिंपल सी बात है, हर समय लोग यात्रा क्यों करते थे? यहाँ पे 2 प्रश्न प्रासंगिक हुआ कि नदियों के किनारे ही लोग क्यों रहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि प्राचीन काल में लोग यात्रा क्यों करते थे? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। देखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में बिहार राज्य का हिस्सा है। मगध वर्तमान में किसका हिस्सा है? बिहार का हिस्सा है। मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था।
इन शासकों द्वारा देश के अन्य भागों में भी साम्राज्य स्थापित किए गए थे। तो मगध जो है बहुत शक्तिशाली राज्य था। लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते रहे। तो की बात देखते हैं। दूसरी बात, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। जोखिम तो था, यहाँ से यहाँ जाना, बीच में पहाड़ी नदियाँ, लेकिन फिर भी असंभव नहीं था। तो फिर वो क्या कारण था जो इस असंभव भरी यात्रा को संभव बनाने के लिए उनको ऊर्जा देता था? वो कुछ कारण तो रहा होगा। इसलिए पुरुष और महिलाएं आजीविका की तलाश में, ये देखिए प्रश्न क्या है, आजीविका की तलाश में, साथ ही बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए यात्राएं करते थे। मतलब इस असंभव को संभव बनाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती थी? क्योंकि उनको अपनी जीवन बचाना था। आजीविका की तलाश में भोजन मूलभूत यही आवश्यकता, मान लीजिए रोटी कपड़ा मकान, रोटी तक से इम्पोर्टेंट हो जाती थी। रोटी के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करते थे, यात्रा करते थे। वही बात है, अंतर होता पलायन और यात्रा में। लेकिन कभी कभी लोग सेनाओं में मार्च करके दूसरों की भूमि पर आधिपत्य स्थापित करते थे। इसके अलावा व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुमूल्य सामान लेकर कारवां या जहाज से जाया करते थे। मतलब कुछ लोग आजीविका के लिए, कुछ व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए, कुछ सेनाओं से संबंधित थे वो उसके लिए जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस यात्रा करते थे। मतलब कि आजीविका के लिए ही यात्रा नहीं करते थे, बहुत सारे कारण रहे हैं जो यात्रा के लिए प्रेरित करते रहे हैं। सबके फलस्वरूप लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान हो। राष्ट्र या क्षेत्र के नाम की बातें थे परीक्षा में उपयोगी। क्या आप जानते हैं भारत और इंडिया दोनों नाम हमारे संविधान में उल्लिखित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यह प्रावधान दो बातों से संबंधित है, पहला नाम, दूसरा राज्य व्यवस्था का प्रकार। राज्यों का एक संघ होगा, कैसा होगा? राज्य व्यवस्था का प्रकार मतलब सरकारों की व्यवस्था का ऐसी होगी, राज्यों के संघ होगा। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर एकमत या सर्वसम्मति नहीं थी। कुछ सदस्यों ने पारंपरिक नाम का सुझाव दिया, नहीं भारत, जबकि अन्य के मुताबिक या ने आधुनिक नाम का सुझाव दिया। तो संविधान सभा को दोनों इंडिया अर्थात भारत के मिश्रण को अपनाना पड़ा। हम अपने देश के लिए दो शब्द इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से आया है, यह संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो है इंडस से आया है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस या इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। भारत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, भारत। अतीत के विषय में जानकारी के माध्यम प्रश्न ये उठता है कि अतीत यानी 2500 साल पहले कहाँ से हमें पता लगा? क्या कोई व्यक्ति जिंदा है जो 2500 सालों से जिंदा है और वो इन सारी बातों को बताता है? यानी कुछ तो ऐसे कारण हैं जिनके माध्यम से, या कुछ ऐसे फैक्टर हैं
कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनके माध्यम से हमें सारी सारी जानकारी मिलती है। पांडुलिपियाँ, इनमें से एक माध्यम अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है अर्थ हाथ से निकला है। मेनू का अर्थ होता है हाथ से निकला है, मेनू। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इन वर्षों में कई पांडुलिपियां स्त्रियों द्वारा खाली गई। मतलब इतने पुराने समय या बहुत पूर्व पहले लिखी हुई ये पांडुलिपियां आज वर्तमान में उनका संरक्षण न होने के कारण किसी वजह से वो नष्ट हो चुकी हैं। कुछ नष्ट हो गई, लेकिन कई आज भी उपलब्ध हैं। इन्हें मंदिरों और मठों में संरक्षित किया गया है। ये पुस्तकें सभी प्रकार के विषयों से संबंधित थी, धार्मिक, विश्वास, कथा, चिकित्सा और विज्ञान। मतलब पांडुलिपियां, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि पांडुलिपियां केवल धर्म से संबंधित थी, पांडुलिपि अपने आप में बहुआयामी विषय थी। इसके अलावा महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी थे। इसमें इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए थे, अन्य प्राकृतिक और तमिल में थे। सामान्य लोगों की भाषा प्राकृतिक और तमिल में भी लिखे गए हैं। मतलब कई भाषाओं में पांडुलिपियां लिखी गई थी। फिर शिलालेख या अभिलेख। हम अतीत के विषय में जानकारी के लिए शिलालेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। शिलालेख अपेक्षाकृत कठोर सतहों जैसे पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख हैं। शिलालेख क्या होते हैं? शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब लेख, लिखा गया। तो यानी पत्थर या फिर कठोर सतह पर लिखे गए लेख को शिलालेख बोलते हैं या अभिलेख बोलते हैं। कभी कभी राजा अपने आदेशों को लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया। उत्कीर्ण तो पत्थर पर उत्कीर्ण करवाया जाता, लिखा नहीं था। छोटे छोटे हैं, उड़ेदा जाता है। उदाहरण के लिए राजा युद्ध में जीत का लेखा जोखा रखते थे। हमने दो स्रोत देख लिया, क्या? पांडुलिपि और शिलालेख या अभिलेख। ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि। यह चित्र ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि के एक पृष्ठ को दर्शाता है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। किताबें बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को पन्नों में काटा जाता था और उन्हें एक साथ बांधा जाता था। कांधार शिलालेख। यह पुराना शिलालेख है। यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पूर्व का है और वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार में से प्राप्त हुआ था। इसे मौर्य शासक अशोक के आदेश पर अंकित कराया गया था। यह शिलालेख दो अलग अलग लिपियों तथा भाषाओं, ग्रीक और आरामी में अंकित था, जिनका उपयोग इन क्षेत्र में किया जाता था। पुरातत्वविद कौन है और वे क्या करते हैं? हमने देखा कि इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। पांडुलिपियां हो सकती हैं और शिलालेख हो सकते हैं। खुदाई से भी प्राप्त होता है चीज़ें। एक पुरातत्वविद वह व्यक्ति होता है जो स्थलों की खुदाई और कलाकृतियों तथा अन्य भौतिक अवशेषों के विश्लेषण के माध्यम से मानव इतिहास और प्रागैतिहासिक तथ्यों की जानकारी या अध्ययन करता है। मतलब एक व्यक्ति जो खुदाई या कलाकृति या अन्य भौतिक अवशेषों का विश्लेषण कर मानव इतिहास और प्रागैतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। वे पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं।
वे औजार, हथियार, बर्तन, पेन, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए अन्वेषण और उत्खनन भी करते हैं। पृथ्वी की सतह से नीचे खुदाई, उत्खनन। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर से बनी हो सकती हैं, अन्य हड्डी, पकी हुई मिट्टी या धातु से बनी हो सकती हैं। जो वस्तुएं कठोर या जल्दी नष्ट होने वाली होती हैं, वे सामान्यतः लंबे समय तक बची रहती हैं। सॉरी, जो वस्तुएं कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाली होती हैं, वो स्वाभाविक सी बात है, लंबे समय तक बची रहती है। पुरातत्वविद यह पता लगाने के लिए पशुओं, पक्षियों और मछलियों के हड्डियों की भी खोज करते हैं, ताकि यह जाना जा सके कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यहाँ पे बाएं में पुराने शहर का एक बर्तन, इस तरह के बर्तन लगभग 47 वर्ष पूर्व इस्तेमाल किया जाता था। दाएं में चांदी का एक पुराना सिक्का, इस तरह के सिक्के लगभग कुछ चलन में थे। पुरातत्वविद और इतिहासकार स्रोतों का उपयोग कैसे करते हैं, मतलब जो उनके पास स्रोत है, सोर्स है, उसका वो उपयोग कैसे करते हैं। इतिहासकार यानी अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वान पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। से ज्ञात जानकारी को स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार जब वो स्रोत मिल जाते हैं, तो अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण जो मिट्टी में मिल चुका है, उसको हम दोबारा इस संरचना डालते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं अतीत का। इसलिए इतिहासकार और पुरातत्वविद जासूसों की तरह हैं, जो हमारे अतीत के बारे में पता लगाने के लिए इन सभी स्रोतों को सुराग की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस इतिहास के अध्ययन के लिए जानकारी का प्राथमिक स्रोत, जैसे साहित्यिक या पुरातात्विक, आमतौर पर संरक्षकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। क्या आपको लगता है कि प्राथमिक स्रोत इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अच्छे भंडार हैं? अतीत एक या अनेक। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों या कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन व्यापारों के जीवन से बहुत भिन्न था। इसके अलावा जैसा कि आज भी सच है, देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अलावा एक और तरह का अंतर है, हम राजाओं तथा उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, क्योंकि वे अपनी जीतों का लेखा जोखा रखते थे। आमतौर पर शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग, संग्रहकर्ता, किसान और चरवाहे जैसे सामान्य लोग अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तिथियों का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो आप? अतीत अलग अलग, हाँ, तो अतीत भाई अलग अलग होता है। अतीत एक तरीके का दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण से आप देखते हो उस दृष्टिकोण से नजर आता है, या फिर अलग अलग जीवन होता है, वो आज भी विद्यमान है, भविष्य में भी विद्यमान रहेगा। अब तिथियों का मतलब क्या होता है?
तारीख एक विशिष्ट समय है जिसे नाम दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक विशेष दिन या विशेष वर्ष। इन वर्षों का की गणना आमतौर पर ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म की तारीख पर की जाती है। अतः 2000 BC का अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद। एक हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी इसे बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा वह पहला स्थल जहां इस अनूठी संस्कृति की खोज की गई थी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। काल निर्धारण थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बहुत तो होता है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। सिंधु महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा, रोपड़, लोथल, चन्नदाड़ो, कालीबंगा, सतपुड़ा, बनावली, राखीगढ़ी, तंजावुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, भीमबेटका एक पूरा पाषाणकालीन स्थल याद रखना। धौलावीरा, रोपड़, लोथल, चन्नदाड़ो, कालीबंगा, सुतकागेडोर, बनावली, राखीगढ़ी, रहमाबाद, तेजी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, चन्नदाड़ो ये है। ये देखो नेचर फेज। लोथल धौलावीरा, सुतकागेडोर, कोरदेची, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, बांदा, हड़प्पा, बहनेवाला। तो इस तरीके से कई तरह हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित चरण की बात करते हैं। मैच्योर फेज। सभ्यता की शुरुआत लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुई और 1900 ईसा पूर्व तक अब यह अपने परिपक्व चरण में बनी रही। विकसित हड़प्पा से पहले इस क्षेत्र में कई पुरातात्विक संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी। ये संस्कृतियां विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों, निर्माण थैले, कृषि और पशुपालन के प्रमाण तथा कुछ शिल्पों से जुड़ी थी। बस्तियां आमतौर पर छोटी थी, जिनमें वस्तुतः कोई बड़ी इमारतें नहीं थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, जो कुछ स्तरों पर बड़े पैमाने पर आयोजन और साथ ही सभ्यता की शुरुआत लगभग 2600 ईसा पूर्व से हुई और 1900 ईसा पूर्व तक यह अपने ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, जो कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर
आगजनी और साथ ही कुछ वस्तुओं के त्याग किए जाने का प्रतीक होता है। ये पाकिस्तान है, कच्छ का रण है ये, देखते हैं। विवाह रणनीतियाँ फिर हड़प्पा संस्कृति का विकास प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियों के अस्तित्व वाले कुछ क्षेत्रों में हुआ। इन संस्कृतियों में निर्वाह के कई तरीके सहित कुछ सामान्य तत्व भी शामिल थे। हड़प्पावासी मछली सहित विभिन्न प्रकार के पौधे और पशु उत्पाद का सेवन करते थे। पुरातत्वविदों ने जले हुए अनाजों और बीजों की खोज से आहार संबंधी प्रथाओं का पुनर्निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। इसका अध्ययन पुरातत्व वनस्पतिशास्त्रियों द्वारा किया जाता है, जो प्राचीन पौधों के अवशेषों के विशेषज्ञ हैं। हड़प्पा स्थलों पर पाए जाने वाले अनाज में गेहूँ, जौ, मसूर, चना और तिल शामिल है। बाजरा गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुआ है। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों पर पाई गई पशुओं की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। हड़प्पा स्थलों में पाई जाने वाली पशुओं की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पुरातत्व प्राणीशास्त्रियों या प्राणी पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि ये पशु पालतू थे। सूअर, हिरण और घड़ियाल जैसी वन्य प्रजातियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। यह ज्ञात नहीं है कि हड़प्पावासी इन पशुओं का शिकार करते थे या अन्य आखेटक समुदायों से मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। कृषि प्रौद्योगिकी अनाज की खोज से कृषि की व्यापकता का पता चलता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियां पर चित्रण से संकेत मिलता है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। पुरातत्वविदों ने इससे अनुमान लगाया कि बैलों का उपयोग जुताई के लिए किया जाता था। इसके अलावा चोलिस्तान और बनावली के स्थलों पर हल्के टेराकोटा मॉडल पाए गए हैं। चोलिस्तान और बनावली हरियाणा के स्थलों पर हल्के टेराकोटा मॉडल पाए गए हैं। कालीबंगा नामक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग-अलग फसलें उगाई गई थीं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध-शुष्क भूमि में स्थित हैं, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध-शुष्क कृषि क्षेत्र या अर्ध-शुष्क भूमि में स्थित हैं, जहाँ कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। अफगानिस्तान में शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल पर नहरों के साक्ष्य मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहरों के साक्ष्य नहीं है। यह भी संभावना है कि कुएं के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अलावा धौलावीरा में पाए जाने वाले जलाशयों का उपयोग कृषि
जल के संचयन के लिए किया गया होगा। धौलावीरा में पाए जाने वाले जलाशयों का उपयोग कृषि जल संचयन के लिए किया गया होगा। हड़प्पा सभ्यता के कृषि उपकरण ये है। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र शहरी नियोजन की विशेषताएं ढकी हुई नालियाँ, ग्रिड प्रतिरूप में चौड़ी सड़कें आदि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों में काफ़ी स्पष्ट है। आधुनिक भारतीय शहर अभी भी इनमें से कुछ सुविधाओं से जूझ रहे हैं। क्या आप आधुनिक शहरों की तुलना हड़प्पा के शहरों से कर सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता एक नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था। याद रखिएगा, शहरी केंद्रों का विकास था। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, लेकिन खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो लेकिन पहला कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो बस्ती को दो भागों में, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा बहुत बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया, यानी ऐसे टाइप में ये और ये बनाया गया। पुरातत्ववेत्ता ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया। इसको दुर्ग, इसको निचला शहर नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। इन्हें चार दीवारी से घेर दिया गया था, जिसका अर्थ था यह निचले शहर से भौतिक रूप से अलग थे। ये देखिए, ये है 90, ये जो रोड है 90 डिग्री पर, उनके 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे से जुड़ती थी। 2 मंजिला इमारतें। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी नियोजन, पत्थर से ढकी हुई नालियाँ। ये नालियाँ देखो कैसे ढकी हुई पत्थर से। फिर ये बरामदा टाइप में, स्नान घर, ये सामान अन्न भंडार, आत्मनिर्भर क्षेत्र, एक घर। मोहनजोदड़ो के एक घर का सममितीय आरेखन है। ये एक घर का है। निचले शहर को भी चार दीवारी वाली चहारदीवारी से घेर दिया गया था। कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो एक प्रकार से नींव का कार्य करते थे। एक बार जब चबूतरे स्थापित हो गए तो शहर के भीतर सभी निर्माण गतिविधियां चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित थी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसी के अनुरूप उसे क्रियान्वित किया गया था। नियोजन के अनेक लक्षणों में ईंट शामिल है, जो चाहे धूप में सुखाई गई हो या भट्ठी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ऐसी ईंटों का उपयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया जाता था। ऐसी ईंटों का उपयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया जाता था। नालियों और सड़कों का निर्माण। हड़प्पा के शहरों की सबसे खास विशेषताओं में से एक सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकासी व्यवस्था। याद रखना, हड़प्पा के शहरों की सबसे खास विशेषताओं में से एक सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकासी व्यवस्था थी। निचले शहर में सड़कों और गलियों को एक अनुमानित परिपथ प्रतिरूप के साथ बिछाया गया था, जो संपूर्ण प्रकार से पहले नालियों वाली सड़कें बनाई गई और फिर उसके किनारे घर बनाए गए। यदि घरेलू अपशिष्ट जल को सड़क नालियों से बहना होता था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार सड़क के किनारे होनी चाहिए थी।
गृह स्थापत्य डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों तरफ कमरे थे। विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम के दौरान आंगन संभवतः खाना पकाने और बुनाई जैसी गतिविधियों का केंद्र था। भूमि तल की दीवारों में कोई खिड़कियां नहीं थीं। मुख्य द्वार से घर के भीतर या आंगन का सीधा दृश्य नहीं दिखता था। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था जिसमें नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ती थी दीवार के सहारे। कुछ घरों में दूसरे तल या छत तक पहुंचने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में प्रायः एक कक्ष में जहां बाहर से पहुंचा जा सकता था कुएं भी होते थे और शायद राहगीरों द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। विद्वानों का अनुमान है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। नगर दुर्ग के भीतर संरचनाओं के अवशेष पाए गए जिनका उपयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक समारोह के लिए किया जाता था। इनमें एक विशाल गोदाम शामिल है जिसके निचले ईंट वाले हिस्से संरक्षित हैं जबकि ऊपरी लकड़ी के हिस्से बहुत पहले विघटित हो गए थे और इसके अंतर्गत प्रसिद्ध स्नानागार भी शामिल है। विशाल स्नानागार एक आंगन में बना एक बड़ा आयताकार जलाशय था जो चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर 2 सीढ़ियां थीं। ये देखो, ये है, एक ये है और भी इधर कहीं होगा, दिख नहीं रहा लेकिन शायद यहाँ पे 2 सीढ़ियां थी जिन्हें किनारों पर ईंट लगाकर और जिप्सम के गारे का उपयोग करके जलरोधी बनाया गया था। वहाँ 3 तरफ कमरे थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। सिटाडेल लोअर सिटी। इसके उत्तर में एक गली की दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानघर बने थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले से मिलती थी। संरचना की विशिष्टता के कारण विद्वानों का मानना है कि इसका उद्देश्य किसी प्रकार की विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए था। ये है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। पुरातत्वविद यह पता लगाने के लिए कई विधियों का उपयोग करते थे कि क्या किसी विशेष संस्कृति में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक या आर्थिक भिन्नताएं थीं। इन्हीं विधियों में से एक समाधान का अध्ययन है कि समाधान के अध्ययन के माध्यम से वो किस तरीके से ये भिन्नता या समानता का अध्ययन कर पाते हैं कि एक समाज दूसरे समाज से कैसे भिन्न है। मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय कब्रगाह थे जहां बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई
गई थी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में दफनाने के दौरान मृतकों को आमतौर पर गड्ढों में दफनाया जाता था। कब्र के गड्ढे बनाने के तरीकों में अंतर था। ऐसे कुछ स्थानों पर खोदे गए स्थानों को ईंट से ढक दिया जाता था। ये सामाजिक अंतरों के संकेत हो सकते हैं। कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले हैं, जो संभवतः इस धारणा का संकेत देते हैं कि इनका उपयोग मृत्युपरांत किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कब्रों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों के आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कुछ स्थलों पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पावासी मृतकों के साथ कीमती वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विलासिता की वस्तुएं। सामाजिक मतभेदों। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पावासी मृतकों के साथ कीमती वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विलासिता की वस्तुएं। सामाजिक मतभेदों की पहचान करने की एक और रणनीति कलाकृतियों का अध्ययन करना है। इन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगितावादी या विलासिता के रूप में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। ऐसी वस्तुओं को विलासिता की वस्तुएं माना जाता है जो दुर्लभ होती हैं या उन्हें महंगी गैर स्थानीय सामग्रियों से या जटिल तकनीकों से बनाया जाता है। इस प्रकार मिट्टी और चीनी मिट्टी के छोटे बर्तन, जमीन की रेत या सिलिका को रंग और गोंद के साथ मिलाकर और फिर जलाकर बनाया गया एक पदार्थ, जिनके निर्माण में शामिल जटिल प्रक्रिया के कारण ही संभवतः ये मूल्यवान माने जाते थे। मूल्यवान सामग्रियों से बनी दुर्लभ वस्तुएं आमतौर पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित होती हैं और छोटी बस्तियों में बहुत कम पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी और चीनी मिट्टी के छोटे बर्तन शायद इत्र की बोतलों के रूप में उपयोग किए जाते थे। ज़्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए जाते हैं, क्योंकि तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित स्थल माने जाते हैं। सोना भी दुर्लभ और संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। हस्तकला निर्माण। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया तथा कुछ को रेखाचित्र उकेरे गए थे। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था तथा कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए थे।
मनकों के निर्माण की तकनीकें उपयोग की जाने वाली सामग्री के अनुसार भिन्न भिन्न थी। सेलखड़ी एक नरम पत्थर आसानी से काम में लिया जाता था। कुछ मनकों को सेलखड़ी से चूर्ण के लेप से बनाया गया था, जिन्हें कठोर पत्थरों से बने ज्यामितीय रूपों की तुलना में कई तरह के आकार प्रदान किए जाते थे। कार्नेलियन का लाल रंग या पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थरों के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था तथा फिर बारीकी से शल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। केताई पॉलिश का इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी तरह पूरी होती थी। चन्हु लोथल और धौलावीरा से छेद करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के पास थी। ये शंख की वस्तुएं बनाने के विशेष केंद्र थे, जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ और कच्ची कारी भी शामिल थी, जिन्हें अन्य बस्तियों में ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह संभावना है कि चन्हुगढ़ और लोथल से तैयार उत्पाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाए जाते थे। शिल्प उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता था, जबकि मिट्टी जैसी कुछ वस्तुएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी। वहीं पत्थर, लकड़ी और धातु जैसी कई वस्तुएं जरूर मैदान के बाहर से मंगाई जाती थी। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूपों से पता चलता है कि यह स्थल मार्गों पर माल और लोगों के परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे नदी मार्गों के साथ साथ तटीय मार्गों का भी संभवतः उपयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप और उसके आगे से आने वाली सामग्री। हड़प्पा शिल्प उत्पादन हेतु शिल्प क्या होता है? शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते थे। उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध थी, वहाँ पर अपनी बस्तियाँ स्थापित की। नागेश्वर और बालाकोट क्या है? स्थान एक तरीके का। ऐसे अन्य पुरातत्व स्थल थे सुदूर अफगानिस्तान के शोरतुघई, जो अत्यंत बहुमूल्य नीले रंग के पत्थर लार्जवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल, जो कार्नेलियन गुजरात में भरूच, तेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात थे, और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट था। कच्चे माल की खरीद के लिए एक अन्य रणनीति राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र, तांबे के लिए दक्षिण भारत, सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना था। इन अभियानों ने स्थानीय समुदायों के साथ संचार स्थापित किया। इन क्षेत्रों में कभी कभार मिलने वाली हड़प्पा कालीन वस्तुएं ऐसे संपर्कों के संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों द्वारा गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत नाम दिया गया। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यह तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा में थी। यह संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा वासियों को तांबे की आपूर्ति करते थे। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तांबा भी संभवतः ओमान से लाया जाता था।
ओमानी तांबे और हड़प्पा कलाकृतियों में निकेल के अंश मिले हैं। अंकित करते हैं एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पा-कालीन मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से प्राप्त हुआ है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मगान, जो शायद ओमान के लिए उपयुक्त नाम था, मगान क्या ओमान के लिए है ना, नामक क्षेत्र से तांबे के आने का उल्लेख मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों पर पाए जाने वाले तांबे में निकल के अंश भी हैं। लंबी दूरी के संपर्कों का संकेत देने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा, मोहरे, भाट, पासे और मनके शामिल हैं। ध्यान देने की बात यह है कि मेसोपोटामिया के ग्रंथ में दिलमुन, बहरीन का द्वीप है दिलमुन, मगान और मेहुला नामक क्षेत्रों संभवतः हड़प्पा क्षेत्र के साथ संपर्क का उल्लेख है। वे मेलुहा से प्राप्त उत्पादों के बारे में उल्लेख करते हैं, कार्निलियन, लार्जवर्थ मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा को नाविकों की भूमि के रूप में उल्लेखित मेहुला क्या है याद रखना है, मेहुला को नाविकों की भूमि के रूप में उल्लेखित किया गया है। मेहुला को नाविकों की भूमि के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा मोहरों पर जहाजों और नावों के चित्रण भी मिलते हैं। ये देखो ये क्या है, ये भूमध्य सागर है, ये मेसोपोटामिया है, दिलमुन, लाल सागर, मगान, सुत कांगड़ और मेहुला, हड़प्पा, मोरे लिपि तथा भाट। मोहरे लिपि प्रकार की बात होता है, हड़प्पा की मोहरे की बात है। हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है। हड़प्पा की मोहर, हड़प्पा मोहर संभवतः सभ्यता या हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है मोहर। यह स्टीटाइट नामक पत्थर से बनी है, मोहर स्टीटाइट नामक पत्थर से बनी है। इस तरह के मोहरों में अक्सर पशुओं के रूपांकन और एक लिपि के संकेत होते हैं जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। मोहरों और मुद्रांकनों का उपयोग लंबी दूरी के संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है या भेजा गया है, तो इसकी मुख रस्सी से बांधा जाता था और गांठ पर कुछ गीली मिट्टी चिपका दी जाती थी, जिस पर एक या एक से अधिक मोहरें दबाकर छाप छोड़ी जाती थी। अगर थैला अपने मुद्रांकनों के साथ पहुंच जाता, इसका अर्थ यह होता था कि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। एक रहस्यमय लिपि की बात करते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर आमतौर पर लेखन की एक पंक्ति होती है जिसमें संभवतः स्वामी का नाम और पदवी होती है। अधिकांश शिलालेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे शिलालेख में से 26 चिन्ह हैं। सबसे लंबे शिलालेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आगे तक समझी नहीं जा सकी है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से वर्णमाला नहीं थी, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या अथवा व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता है।
क्योंकि इनमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई थी। दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी क्योंकि कुछ मोहरों में दाईं ओर चौड़ा अंतराल है, बाईं ओर यह संकुचित है। इस देखकर यह प्रतीत होता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना शुरू किया होगा और बाईं ओर स्थान कम पड़ गया होगा। एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर हैं। पाठ की बात करते हैं हम। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। विनिमय मतलब जो एक्सचेंज करते थे वो बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे, जो आमतौर पर चर्ट नामक पत्थर से बना होता था और सामान्यतः घनाकार होता था, जिसमें कोई निशान नहीं होता था। बाट के निचले मानदंड तो आधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि तथा 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का उपयोग संभवतः आभूषणों और मनके को तौलने के लिए किया जाता था। यहाँ धातु से बने तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कलाकृतियों की असाधारण एकरूपता मृदभांडों, मोहरों, बाटों और ईंटों में स्पष्ट है। विशेष रूप से ईंटें हालांकि स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र में उत्पादित नहीं होती थी, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में एक समान अनुपात में थी। इसके अलावा ईंट बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए भी श्रम संगठित किया गया था। एक नवीन प्राचीन सभ्यता की खोज 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में दयाराम साहनी सभ्यता जीवन में विभिन्न मोहरों की खोज की गई, जो निश्चित रूप से प्रारंभिक ऐतिहासिक स्तरों से बहुत पुरानी थी। एक अन्य पुरातत्वविद राखल राज बनर्जी को मोहनजोदड़ो में इसी तरह की मोहरें मिली। इससे यह अनुमान लगाया गया कि ये स्थल एक पुरातात्विक संस्कृति का हिस्सा थे। इन खोजों के आधार पर 1924 में ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के समूचे सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि SN रॉय ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक में लिखा है, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे से 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेसोपोटामिया स्थलों की खुदाई में समान और अज्ञात मोहरें मिली थी। यह तब था जब विश्व को न केवल एक नवीन सभ्यता की जानकारी मिली, बल्कि मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता के बारे में भी पता चला। प्राचीन सत्ता की बात करते हैं, महल और शासक की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में पाई गई एक बड़ी इमारत को पुरातत्वविदों द्वारा महल की संज्ञा दी गई, लेकिन इससे कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं जुड़ी थी। पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे तथा यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में पाई हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाओं को अभी तक अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका है कि वो कौन कौन से अनुष्ठान करते थे, और न ही यह जानने का कोई साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता थी। मतलब कहने का मतलब कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, साधन नहीं है। और दूसरी बात ये भी हमें नहीं पता है कि जो इस अनुष्ठान का निष्पादन करते थे वही राजनीतिक सत्ता के केंद्र में थे। कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पा कालीन समाज में शासक नहीं थे, कुछ का मत है कि शासक विहीन समाज था,
और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरों का मानना है कि यहाँ कोई एक शासक नहीं था, बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग शासक होते थे। फिर भी अन्य लोगों का तर्क है कि यह एक ही राज्य था, जो वस्तुओं में समानताएं, नियोजित व्यक्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार और मानकों के अनुपात पर बस्तियों में एक अच्छे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है। सभ्यता का अंत की अगर हम बात करें इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि 1800 ईस्वी पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश सभ्यता विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। अधिकांश इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में जनसंख्या बढ़ने लगी थी। 1900 ईस्वी पूर्व के बाद भी जिन कुछ हड़प्पा स्थलों पर निश्चित नियंत्रण व्याप्त रहा, उनमें भौतिक संस्कृति का रूपांतरण हुआ, जो सभ्यता की विशिष्ट कलाकृतियों, बाट, मोहर, विशेष मनकों के लुप्त होने से चिन्हित है। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता भी लुप्त हो गई। गृह निर्माण तकनीकें समाप्त हो गई तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का स्थानांतरण या सूखा का अत्यधिक उपयोग शामिल। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के लिए सही हो सकते हैं, लेकिन वे पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि एक मजबूत एकीकृत तत्व शायद हड़प्पा राज्य समाप्त हो गया। इसका प्रमाण मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों और मिट्टी के बर्तनों के लुप्त होने, मानकी के बाट प्रणाली, स्थानीय बाटों के उपयोग में बदलाव एवं शहरों के पतन और परित्याग से मिलता है। कुल मिलाकर स्थलाकृतियाँ और बस्तियाँ ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं, जिसे उत्तर हड़प्पा या उत्तराधिकारी संस्कृतियाँ कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: मेहरगढ़ में कपास की खेती, नगरों की शुरुआत, इन शहरों के अंत की शुरुआत, अन्य नगरों का उद्भव। इतिहासकार आम तौर पर इस बात से सहमत है कि हड़प्पा के पतन में कई कारकों ने योगदान दिया। आपके अनुसार 1500 वर्ष पूर्व से अधिक समय तक चली सभ्यता के पतन का प्राथमिक कारक क्या रहा होगा? क्या आप उन निरंतरताओं के बारे में सोच सकते हैं जो भारतीय समाज में गिरावट के बाद भी बनी रही? उत्तरकालीन हड़प्पा के अधिकृत चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकृत क्षेत्र स्वाद सिंधु शब्द देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता को समझने के अन्य पहलू। नवीन तकनीकें एवं स्थल। मॉर्टिमर व्हीलर ने माना कि समान क्षैतिज रेखाओं के साथ यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का वर्तमान राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत कम या कोई संबंध नहीं है। हालांकि उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के गठन के साथ प्रमुख स्थल अब पाकिस्तानी क्षेत्र में है। इसने भारतीय पुरातत्वविदों को भारत में स्थलों का पता लगाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है।
कक्ष में एक व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पा बस्तियों का पता चला है तथा पंजाब और हरियाणा में अन्वेषणों को हड़प्पा स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जबकि कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में धौलावीरा की खोज। वहां हुए अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा हैं तथा नवीन अन्वेषण अब भी जारी हैं। अतीत को एक साथ जोड़ने की समस्याएं। यह हड़प्पा लिपि नहीं है जो प्राचीन सभ्यता को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भौतिक साक्ष्य है जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा जीवन का बेहतर पुनर्निर्माण करने में सहायता करता है। ये वस्तुएं मृदभांड, उपकरण, आभूषण, घरेलू सामान आदि हो सकती हैं। कपड़े, चमड़ा, लकड़ी और ईख जैसे जैविक पदार्थ मतलब जो जीवों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, आमतौर पर विघटित हो जाते हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। लेकिन जो चीजें बची रहती हैं वे पत्थर, पकी हुई ईंटें, धातु आदि हैं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि केवल टूटी हुई या अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी। अन्य वस्तुओं का शायद पुनर्नवीनीकरण किया जाता रहा होगा, यानी जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनके साक्ष्य वास्तव में परिपूर्ण न हो, ऐसा भी हो सकता है। परिणाम स्वरूप जो मूल्यवान वस्तुएं उसी के रूप में पाई गई हों वे या तो अतीत में खो गई हों या संचयन के बाद कभी पुनः प्राप्त नहीं की गई हों। पुरातत्वविदों की खोजों का वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों के संदर्भ में है, जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, हड्डी, हाथी दांत आदि। दूसरा और अधिक जटिल कार्य इस कार्य के संदर्भ में है। पुरातत्वविदों को यह तय करना होता है कि क्या एक कलाकृति एक उपकरण है या एक आभूषण या दोनों का अनुष्ठान उपयोग की सामग्री है। किसी पुरावस्तु के कार्य की समझ अक्सर वर्तमान समय की वस्तुओं से उसकी समानता से बनती है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक और पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद उस संदर्भ की जांच करके एक स्थलाकृति के कार्य की पहचान करने का भी प्रयास करते हैं। कभी-कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों पर कपास के साक्ष्य मिले हैं। कपड़ों के बारे में यह पता लगाने के लिए हमें मूर्तिकला के चित्रण सहित अप्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या। प्रारंभिक पुरातत्वविदों का मानना था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य या अपरिचित लगती थी उनका धार्मिक महत्व हो सकता है। इनमें महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां शामिल थी जो भारी आभूषणों से बनी थी, जिनमें से कुछ विस्तृत वस्त्रों के साथ थे। इन्हें मातृ देवियों के रूप में माना जाता था। अब मानकीकृत मुद्रा में पुरुषों की दुर्लभ मुद्रा जो पुजारी राजा को भी इसी तरह वर्गीकृत किया गया था। अन्य उदाहरणों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया है। इनमें कालीबंगा और लोथल में पाए गए विशाल स्नान घर तथा अग्नि वेदिका शामिल है। धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं अनुष्ठान दृश्यों को दर्शाती प्रतीत होती हैं। अन्य पौधों के रूपांकनों को प्रकृति पूजा का संकेत मिलता है, जो कभी-कभी पशुओं से घिरा होता है, को आद्य शिव का चित्रण माना गया है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख
देवताओं में से एक का प्रारंभिक रूप है। इसके अलावा पत्थर के शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के धर्म की कई पुनर्निर्माण इस धारणा पर आधारित है कि बाद की परंपराएं पहले की परंपराओं के समानांतर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद अक्सर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, जबकि यह तब और अधिक काल्पनिक हो जाता है जब हम इसे धार्मिक प्रतीकों के साथ विस्तारित करते हैं। हमारे सबसे प्रारंभिक धार्मिक पाठ ऋग्वेद संकलित है ना, में रुद्र नाम के देवता का उल्लेख है, जो बाद के पौराणिक परंपराओं में न किसी के विपरीत ऋग्वेद में रुद्र को न तो पशुपति के रूप में चित्रित किया गया है, न ही एक योगी के रूप में। दूसरे शब्दों में, यह चित्रण ऋग्वेद में रुद्र के वर्णन से मेल नहीं खाता। आरंभिक भारतीय पुरातत्व की प्रमुख कालखंड है। 20 लाख वर्ष पूर्व निम्न पाषाण काल, फिर 80,000 पुरापाषाण, 35 उच्च पुरापाषाण, फिर 12 मध्य पाषाण, 10 नवपाषाण। आरंभिक कृषि एवं पशुपालक नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ताम्रपाषाण, तांबे के पहली बार प्रयोग से हड़प्पा सभ्यता 1000 ईसा पूर्व। आरंभिक लौह काल या महापाषाण समाधान, आरंभिक ऐतिहासिक काल। उपयुक्त सभी तिथियां अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यहाँ दी गई तिथियां हर चरण की प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती है। ये देख लो, हड़प्पा कालीन पुरातत्व का विकास 19वीं सदी और 20वीं सदी। हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई थी और 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का आरंभ किया गया। 25 में 46 में व्हीलर में उत्खनन, 55 में SR राव द्वारा लोथल की खुदाई का आरंभ, 60 में बीबी लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा के उत्खननों का आरंभ, 1974 MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण का आरंभ, 1980 जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो हुए और 86 में एक अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा की 90 RS विश्व द्वारा धौलावीरा में उत्खनन का आरंभ। विशिष्ट रूप से मिट्टी के बर्तनों, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य और कुछ से जुड़ी थी, लेकिन लगभग 39 हजार वर्ष पूर्व हमने एक बड़े बदलाव की शुरुआत देखी। लोगों ने कई शहरों में रहना बंद कर दिया, साथ ही इस संस्कृति में लेखन, मोहर और वजन प्रयोग अब नहीं किया जाता था। लंबी दूरी से लाया जाने वाला कच्चा माल दुर्लभ हो गया। मोहनजोदड़ो में हम पाते हैं कि सड़कों पर कचरे का ढेर लगा हुआ था। मोहनजोदड़ो में कचरे का ढेर लगा हुआ था। जल निकासी प्रणाली खराब हो गई थी तथा सड़कों पर भी नए कम प्रभावशाली घर बनाए गए थे। हालांकि हम निश्चित नहीं हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि नदियाँ सूख गई होंगी, दूसरे का सुझाव है कि वनों की कटाई हुई है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ईंटों को पकाने और तांबे के अयस्कों को गलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी। इसके अलावा मवेशियों के झुंड, भेड़ों और चराई ने हरे भरे संपन्न आवरण को नष्ट कर दिया होगा। कुछ इलाकों में बाढ़, लेकिन इनमें से कोई भी कारण सभी शहरों के अंत की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकता। बाढ़ आने या नदी सूखने का प्रभाव केवल कुछ क्षेत्रों पर ही पड़ा होगा। ऐसा ये प्रतीत होता है जैसे शासकों ने नियंत्रण खो लिया। किसी भी मामले में परिवर्तन के प्रभाव काफी स्पष्ट है।
सिंध और पश्चिमी पंजाब में स्थलों को छोड़ दिया गया, जबकि कई लोग पूर्व और दक्षिण में नई छोटी बस्तियों में चले गए। लगभग 14 वर्ष बाद ही नए नगरों का उदय हुआ। महात्मा डोले नगर जोड़े बस्ती 2 भागों में बांटा गया। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया और दूसरा मुंशी वे लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, जिन्होंने मोहरें तैयार करने में मदद की तथा संभवतः अन्य वस्तुओं पर ही लिखा जो अब नहीं बची। मोहर की बात है तो हड़प्पा की मोहर सभ्यता हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट रूपरेखा है। यह स्टीटाइट नमक पत्थर से बनी है। इस तरह की मोहरें में प्रायः पशुओं के रूपांकनों और लिपि के संकेत होते हैं जो अंतरिक्ष मोहर है। विशेषज्ञ का अर्थ होता है जो जिसे केवल एक ही प्रकार का काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उदाहरण के लिए पत्थर काटना, मनके को चमकाना या मोहरें तराशना कच्चा माल होते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जैसे लकड़ी या किसानों या चारागाह हैं, फिर इन्हें तैयार करने के लिए संसाधित किया जाता है। एक हल का प्रयोग मिट्टी खोदने तथा बीज बोने के लिए किया जाता था, जबकि असली हल जो संभवतः लकड़ी के बने होते थे अस्तित्व में नहीं है। खिलौने के मॉडल पाए गए हैं। सिंचाई का अर्थ है कि जब पौधे बढ़ रहे हों तो पानी को संग्रहित किया जाता है, पहुँचाया जाता है।